क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझना है यार कंसंट्रेशन का कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। हमने समझा कंडक्टेंस क्या होती है, हमने समझा कंडक्टिविटी क्या होती है, हमने ये भी समझा कि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मतलब मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी एक ही चीज हमारे लिए, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में अपन को समझा। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम यहां पर बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे कि यार कंसंट्रेशन जो है वो मोलर कंडक्टेंस को और कंडक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करती है, और या फिर अपन ये भी देख लेंगे साथ साथ में कि यार कंडक्टेंस कैसे इफेक्ट करती है। अब इसको ऐसे रिलेट करो यार कि मैं कंसंट्रेशन को वेरी कैसे कर सकता हूं, उसको मैं चेंज कैसे कर सकता हूं। तो सिंपल सा आंसर है यार, मैं अगर ऐसा करूं, मेरे पास में कोई बीकर है, मेरा मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन का कुछ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, उस पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है अगर मैं उसको चेंज करता हूं तो क्या वहां पर उसकी कंसंट्रेशन में चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं यार वॉल्यूम में बढ़ाऊंगा तो वहां पर जो कंसंट्रेशन डेफिनेटली वहां पे घटेगी। यार अब वॉल्यूम में कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं उसके अंदर और क्या कर दूं, सॉल्वेंट उड़ेल दूं और सॉल्वेंट उसके अंदर डाल दूं, तो वहां पर क्या होगा, C = N/V है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ाऊंगा तो वहां पर कंसंट्रेशन घटेगी। अगर कंसंट्रेशन घटेगी इसका मतलब कंसंट्रेशन वेरी हुई है, और उसके अराउंड हमको ये देखना है सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, नंबर ऑफ आयंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, वहां पर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, और कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, और वहां पर मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ये जो लेक्चर है बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो अपने पेन कॉपी नोट्स जो भी है निकाल के रख लो, और अपने साथ में भाई साहब पानी की बोतल भी रखना, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे झटके मिलने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। आपको लगेगा ये हुआ तो हुआ कैसे, मैं हूं। सारी चीज आपके जितने भी डाउट आएंगे उनको मैं क्लियर करने की, भाई साहब बिल्कुल क्लियर करने की पूरी उम्मीद, मैं मतलब पूरा अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में मैं डालता हुआ चलूं। तो सबसे पहली चीज है यार, हमको डाइल्यूशन के बारे में समझना है। हमको किसके बारे में समझना है? आज का जो टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में ये आती है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है। हो सकता है आपको पहले से आइडिया हो सकता है आपको नहीं हो। ये समझो हमारे पास में क्या था, एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का क्या होगा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। अब क्या करता हूं मैं, इसके अंदर कुछ सॉल्वेंट क्या करता हूं, ऐड करता हूं। मैंने सॉल्वेंट मान लीजिए, पहले यहां पर वॉल्यूम इसका 1 लीटर था, अब मैंने यहां पर 500 ml सॉल्यूशन ऐड कर दिया है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, यहां पर वॉल्यूम इसका हो चुका है 1.5 लीटर। ये इसका वॉल्यूम हो चुका है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है कितना हो चुका है, 1.5 लीटर हो चुका है, 1.5 लीटर हो चुका है। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे ये फर्क पड़ा कि यहां पर वॉल्यूम बढ़ चुका है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम ये जानते हैं C = N/V से अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी। समझ में आया क्या? यानी मैं ये कह सकता हूं अगर वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन घटेगी। इसी को तो हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन करते हैं या डाइल्यूशन कहते हैं। मतलब जब अपन सॉल्वेंट की जब अमाउंट बढ़ाते हैं तो वहां पर बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन घटती जाती है, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन घटना ही बेसिकली क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज अपन को पहले से पता होगी, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर अपने ये चीजें समझी होंगी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये सारी बेसिक सी बातें हमको पता है। अब सबसे पहली चीजें हमारे दिमाग में आता है कि ये वाली चीज, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अपन को समझना है किस पर, कंडक्टेंस पर। तो ये समझो मेरे पास में ये सॉल्यूशन था, इसके अंदर मैंने क्या किया, पहले यहां पर इतना इसका वॉल्यूम था, कम था थोड़ा, अब इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, सिंपल सी चीज है, अगर मैं इसके अंदर क्या डालता हूं, मान लीजिए मैंने इसके अंदर AB कोई भी चीज डाली, मतलब AB मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, AB इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए किसमें टूटेगा, A+ में टूटेगा और B- के अंदर टूटेगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये टूटेगा A+ और B-, अब देखो जरा A+ और B- के अंदर कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो रिजल्टेंट मैं अगर ये कहूं कि यहां पर पहले जो अट्रैक्शन फोर्स था A+ और B- के अंदर बेसिकली वॉल्यूम कम था, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ी कम रहेगी, और डिस्टेंस अगर कम रहेगी तो रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, वहां पर वो फ्लो नहीं कर पाएंगे इजिली वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। और अगर ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इसका मतलब कंडक्टेंस कम होगी।
यार ये कंडक्टेंस क्या है, इज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा मतलब कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या था, अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा है। यहां पर क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। क्यों, अरे अपन ने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, तो रिजल्टेंट कैटाइन और एनायन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर सॉरी बढ़ जाएगी, और अगर कैटाइन और एनायन के बीच की डिस्टेंस अगर वो बढ़ेगी तो वहां पर वो आसानी से फ्लो कर पाएंगे, और अगर आसानी से फ्लो कर पाएंगे तो रिजल्टेंट वहां पर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ जाती है। यानी हम ये कहते हैं कि ऑन डाइल्यूशन जो कंडक्टेंस है, मतलब कंडक्टेंस इट विल इंक्रीज। तो पहला फैक्टर अपन को समझ आया कि कंडक्टेंस पे एक डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ता है। दूसरी चीज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहले ये समझो, यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन है इसके अंदर 1 मोल मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट था। क्या था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था बेसिकली। तो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वहां पर कंडक्टेंस जनरेट हो रही थी, फ्लो ऑफ आयंस हो रहे थे, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, इसकी जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है उसको कुछ बढ़ाता हूं, इसकी जो अमाउंट है उसको मैं बढ़ाता हूं। पहले मैंने मान लीजिए कुछ 23 ग्राम डाले हुए थे, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा उसकी अमाउंट बढ़ा दी, ठीक है। अमाउंट जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिजल्टेंट हमको ये पता है वहां पर कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। अरे नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा होंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, या ऐसा समझो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस। सिंपल सी बात है, ये समझ में आया। तो ये बेसिक सी बात हमको पहले से पता है। अब एक कंसेप्ट है जो अपन को क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, देखो शुरुआत वाली जो क्लासेस थी उनको याद करो। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो या तो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद में या फिर नॉर्मली वो क्या करता है, डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होके वो कैटायन और एनायन बनाता है, और वो कैटायन और एनायन बेसिकली फ्लो करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और उन्हीं की वजह से रिजल्टेंट एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। मतलब अपन बात करते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, ठीक है, या फिर उसके अंदर क्या हुआ बेसिकली, तो वहां पर एनोड और कैथोड पर डिपोजिशन बेसिकली उसी वजह से होता है कि वो फ्लो ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ आयंस की वजह से अपन को एनोड और कैथोड पर चीजें मिलती हैं। तो यहां पर ये समझो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है। जैसे मैं मान लीजिए यहां पर मैंने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो उसका कितना पार्ट सॉल्यूशन में जाने के बाद में डिसोसिएट हुआ, मतलब उसका मान लीजिए अपन कहते हैं कि उसका आधा पार्ट डिसोसिएट हुआ, उसका 1/4 पार्ट डिसोसिएट हुआ, उसका 1/3 पार्ट डिसोसिएट हुआ, या 1/6 पार्ट डिसोसिएट हुआ, कितना पार्ट उसका सॉल्यूशन में जाने के बाद में, या वो पूरा का पूरा 100% डिसोसिएट हो जाता है, उसी की चर्चा अपन इसमें करते हैं। यानी मैं सिंपल सा एग्जांपल ले सकता हूं कि ए बी मेरा कोई भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाटर में एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद में या वाटर में डालने के बाद में A+ बनाता है। इसको AQ लिख सकते हो, इसको AQ लिख सकते हो, एम आई राइट और नॉट। ठीक है, अपन बात करते हैं A+ और यहां पर B- बना, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ है। क्या हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है। देखो दो चीजें होती हैं, उनको थोड़ा क्लियर करो। एक तो होता है आयोनाइजेशन और एक होता है डिसोसिएशन। क्या डिफरेंस है दोनों के, जो क्लियर कर ही देता हूं। एक तो होता है आयोनाइजेशन, मैं जब आपको बता रहा था डिसोसिएशन के बारे में तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई वो चीज। देखो डिसोसिएशन होता है और एक होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब है जैसे AB है वो टूटा है किसके अंदर, A+ और B- के अंदर, ये आयोनाइजेशन है उसका। और अगर मैं कहूं डिसोसिएशन की बात, तो डिसोसिएशन में क्या होता है, AB AQ, रिजल्टेंट किस में टूटेगा, ये A+ प्लस B-। अभी तक आप कहोगे सर ये दोनों चीज सेम है, नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में A+ बनेगा और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमारा एनायन बनेगा, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो रिटर्न क्या होता है, यहां पर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कुछ वैल्यू होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ अपन बात करते हैं 100% उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ उसकी वैल्यू कम होती है। जनरली हम कहते हैं, जैसे मैं अगर एसिटिक एसिड लेता हूं तो एसिटिक एसिड के लिए वैल्यू कुछ अलग तरीके से रहेगी,
अगर मैं कहता हूं आपसे HCl, NaOH या फिर KOH, या फिर मैं कहता हूं आपसे NaCl की, या फिर मैं आपसे कहता हूं HNO3, या फिर मैं कहता हूं H2SO4, तो ये सब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। ये सॉल्यूशन में अंदर जाएंगे और पूरा का पूरा पार्ट इनका डिसोसिएट हो जाता है। तो हमारे दिमाग में एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये बनना चाहिए कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो की बात करूं तो बाकायदा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होगी। लेकिन सर हमको तो समझना है डाइल्यूशन के बारे में। मैं डाइल्यूशन अगर करूं तो वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैसे कंडक्टेंस वेरी करेगी, कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगी, सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे वेरी करेगी। तो उस कारण जरा चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता क्या है, हम ये जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली कोई भी अगर मैं AB इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, A+ बनेगा, B- बनेगा, ठीक है। और इसका मैक्सिमम पार्ट है, यानी ये तो क्या होता है ऑलमोस्ट अल्फा की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है। मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, 100% हो जाता है। इसका पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ पार्ट इसका रह गया है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल क्या डाले हैं इसके अंदर, देखो 10 मॉलिक्यूल अगर मैंने सॉल्यूशन के अंदर डाले हैं किसके, AB इलेक्ट्रोलाइट के, तो होगा क्या, यहां पर आपको 10 तो A+ मिल जाएंगे और 10 ही B- मिल जाएंगे। इसका मतलब यहां पर 100% इसके डिसोसिएशन का परसेंटेज है, 100% यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है DOD जो है या फिर अल्फा की वैल्यू इसके लिए 100% होती है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ पार्ट रह गया है, कुछ मतलब ऐसे नहीं होगा यहां पर कि अगर मैं 10 मॉलिक्यूल AB डाल रहा हूं तो 9 ही टूटे 1 रह गया, या फिर 5 ही टूटे 1 रह गया, मतलब 5 ही टूटे 5 रह गए, ऐसा नहीं होगा यहां पर। यहां पर 5 के 5 अगर डाले हैं तो 5 के 5 टूटेंगे। यहां पर अगर 10 मॉलिक्यूल डाले हैं या फिर 100 मॉलिक्यूल डाले हैं, 1000 मॉलिक्यूल डाले, जितने भी डालोगे पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद में टूट जाते हैं। उतने ही कैटायन मिलेंगे, उतने ही एनायन मिलेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, परसेंट यहां पर 100% होती है। अब ये चीज समझो, मैंने यहां पर क्या डाला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो क्या हुआ यहां पर पहले भी, मतलब अगर मैं बात करता हूं इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 1 लीटर के केस में सॉल्यूशन के अंदर आपने AB इलेक्ट्रोलाइट डाला, मान लीजिए उसने आपने 10 मॉलिक्यूल डाले, तो 10 A+ मिल गए, 10 B- मिल गए। अब मान लीजिए आपने वॉल्यूम को 2 लीटर कर दिया, 1 लीटर से 2 लीटर कर दिया, तो अभी भी क्या होगा, आपको यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो उतना ही मिल रहा है, आपको 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब अपने 10 A+ मिलेंगे, 10 B- मिलेंगे, और उनके फ्लो से क्या मिलेगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। मतलब कंडक्टेंस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा सर, यहां पर कंडक्टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, इसमें कोई भी कंडक्टेंस में चेंज नहीं हो रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हो नो चेंज होता है, तो ये चीज होती है। अब अगर बात करें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, यहां पर अगर मैं AB इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं तो वो क्या बनाएगा, A+ बनाता है, B- बनाता है, पता है नहीं पता, ये चीज होती है। इसका मतलब क्या है, हम ये कहते हैं कि यहां पर अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं तो अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो होगा क्या, आपको पता है A+ और B- के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कहीं ना कहीं वो टूटेगा, और टूटने की वजह से रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वहां पर डिसोसिएशन ज्यादा बढ़ता जाता है। लिखा हुआ है यहां पर कि अगर मैं कंसंट्रेशन को घटाऊंगा, मतलब डाइल्यूशन अगर करूंगा, तो वहां पर अल्फा जो है वो बढ़ेगी, और अल्फा अगर बढ़ेगी इसका मतलब कहीं ना कहीं कंडक्टेंस वहां पर बढ़ रही होगी। तो ओस्ट, अब इसको समझना पड़ेगा हमको ओस्टवाल्ड लॉ से। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन ओस्टवाल्ड लॉ की बात करते हैं। एक लॉ और है डिवाई-हकल-ऑन-सागर लॉ की, जिसको मैं आने वाले लेक्चर के अंदर आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब समझो चीजों को, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, मैंने क्या लिया यहां पर CH3COOH लिया है, ये किस में टूटा, CH3COO- प्लस H+ में टूटा। शुरुआत में क्या थी, इसकी कंसंट्रेशन C थी, और इसमें इसकी कंसंट्रेशन कुछ नहीं रहेगी, इसकी भी कुछ नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि T = 0 की बात चल रही है। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तब की बात चल रही है,
अब टी टाइम पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर C माइनस सी अल्फा होगा, इसकी सी अल्फा और इसकी सी अल्फा। अब अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आपको पता होगा यहां पर इक्विलिब्रियम अगर मैं कांस्टेंट निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन जो दोनों प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। वही मैंने लिखा है सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फा। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास में सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। अब क्या करते हैं, हमारे लिए जो 1 माइनस अल्फा है, देखो होगा क्या, अगर मैं ये कहूं, मैंने अगर यहां पर CH3COOH लिया है जो कि टूट रहा है किसके अंदर, CH3COO माइनस प्लस H प्लस के अंदर, होगा क्या यहां पर रिजल्टेंट में बात करता हूं कि अगर मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर 10 मॉलिक्यूल अगर डाले हैं CH3COOH के, मतलब एसिटिक एसिड जो हमारा उसके मैंने 10 मॉलिक्यूल अगर डाले हैं तो रिजल्टेंट वहां पर मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल ही बेसिकली टूटे हैं किसके अंदर, यानी 2 CH3COO माइनस बने हैं और 2 H प्लस बने हैं, मतलब इसमें से केवल इसका 2 मोल्स 2 मॉलिक्यूल इसके टूटे हैं, इसका मतलब 2/10 का रेशियो आ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट 0.2 इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर बेसिकली ये वैल्यू निकल के आई है। अब देखो अगर मैं ये कहूं 1 माइनस में 0.2 को अगर घटाऊं तो यहां पर 0.8 आता है। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू, वैसे तो मैंने 0.2 लिखी है, ठीक है, इससे भी कम अपन को वैल्यू काफी बार देखने को मिलती है, तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है 1 माइनस अल्फा की वैल्यू वो काफी लेस होती है, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर मान लेते हैं। अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो अल्फा की वैल्यू कम होने की वजह से हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर मान लेते हैं। तो वही मैंने किया है, फिर उससे क्या निकला, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हुआ, K अपॉन सी, इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया तो अंडर रूट K अपॉन सी, ठीक है। ये चीज, अब इसी चीज को आप कैसे समझ सकते हो, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को घटाया तो वहां पर क्या हुआ, यानी मैंने डाइल्यूशन किया, ठीक है, डाइल्यूशन किया तो वहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी, और अगर अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, वहां पर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अरे नंबर ऑफ आयंस, बेसिकली हमारा मॉलिक्यूल ज्यादा टूटेगा, अल्फा की वैल्यू बढ़ने का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा टूटेगा, ज्यादा अगर टूटेगा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे तो मतलब कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी, इसका मतलब कंडक्टेंस बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस की तरफ चलते हैं, ये बेसिक बातें अपन ने कर ली। एक इंटरेस्टिंग केस ये है कि यहां पर अपन को चर्चा करनी है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के बारे में। किस पर, हमने तो समझा था कंडक्टिविटी के बारे में समझना है, अरे हमको तो रिलेट करना था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को कंडक्टिविटी के साथ में और मोलर कंडक्टिविटी के साथ में, इन दोनों के साथ में रिलेट करूंगा तो वहां पर बेसिकली नई चीज आपको देखने को मिलेगी। अब याद करो कंडक्टिविटी क्या थी, अगर मैं यहां पर एक सॉल्यूशन लेता हूं, इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 1 यूनिट, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, 1 यूनिट है, तो उसकी जो के बराबर क्या थी, सी के बराबर हो जाती थी। अरे अपन यही तो कहते हैं के बराबर सी इंटू एल अपॉन ए, ये तो फॉर्मूला होता है, इसको अपन सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर मैं L की वैल्यू 1 मान लूं, A की वैल्यू 1 मान लूं, मतलब मैं 1 यूनिट वॉल्यूम मान लूं या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मान लूं, 1 ml वॉल्यूम मान लूं, तो उसकी जो कंडक्टेंस थी वही वहां पर क्या होती है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। कंडक्टिविटी उसी को कहते हैं कि 1 यूनिट वॉल्यूम या 1 ml वॉल्यूम के अंदर अपनी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, कंडक्टेंस है, उसको अपन क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। होता क्या है, हम जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर क्या डालते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, वहां पर मोर सॉल्वेंट डालते हैं तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वहां पर डाइल्यूशन हुआ है, और अगर डाइल्यूशन की बात करें तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस घट जाते हैं। अरे समझो, सिंपल सी चीज है, पहले 1 लीटर वॉल्यूम था, अब आपने 2 लीटर कर दिया है, तो अपने इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही है, इलेक्ट्रोलाइट जितना पहले टूट रहा था अभी भी उतना ही टूट रहा है। मान लीजिए एक सिंपल केस लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का जो नंबर है, जितने पहले आयन थे अभी उतने ही है। मान लीजिए पहले 100 आयन थे, मतलब 100 अपने पास 50 कैटाइन थे, 50 एनाइन थे, तो दोनों क्या है, वहां पर बराबर है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या, पहले नंबर ऑफ जो आयंस है पहले मान लीजिए अपने 10 थे पर यूनिट वॉल्यूम, या 1 ml के अंदर पहले 10 आयन प्रेजेंट थे, अब कितने हो गए हैं, अब भाई साहब केवल 5 ही बचे हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, घट जाते हैं ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगी, हमारी जो कंडक्टिविटी है, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी जो है
दोबारा से बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, इस चीज को मैं दोबारा बिल्कुल क्लियर करूंगा क्योंकि ये जो कंसेप्ट है हमारे दिमाग में जाना चाहिए। कंडक्टिविटी जो होती है ऑन डाइल्यूशन क्या हो जाती है, अगर मैं डाइल्यूशन की बात करता हूं, डाइल्यूशन बढ़ाता हूं तो वहां पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसको ऐसे समझो दोबारा से, मैंने डाइल्यूशन किया मतलब वॉल्यूम को बढ़ाया, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे। मतलब मैं ये कहूं एग्जांपल के लिए, यहां पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लें, 1 लीटर वॉल्यूम था, अपने पास में 50 कैटाइन थे, 50 एनाइन थे, ठीक है। 1 ml के अंदर मान लीजिए कितने आयन आ रहे हैं, 1 ml के अंदर मान लीजिए 10 पहले के आ रहे थे, 1 लीटर केस में 10 आयन अपन को देखने को मिल रहे थे, 5 कैटाइन और 5 एनाइन, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको 2 लीटर किया तो वहां पर क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, बेसिकली कैटाइन और एनाइन के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। अगर कैटाइन और एनाइन की डिस्टेंस बढ़ी इसका मतलब 1 ml में पहले जितने आयन आ रहे थे अभी उनसे अलग आएंगे। तो अभी कितने हो चुके हैं, ओनली 6 हो चुके हैं। मान लीजिए 6 अपन को टोटल आयन देखने को मिल रहे हैं, 6 आयन अपन को देखने को मिल रहे हैं जिसमें 3 कैटाइन है, 3 ही एनाइन है। अब सिंपल सी बात है, कैटाइन और आयन जितने कम होंगे कंडक्टिविटी उतनी कम होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है, अपन जितने ज्यादा आयंस फ्लो करेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी अपन को देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, इस केस में आपको यहां पर कंडक्टिविटी आपको देखने को क्या मिलती है, कम मिलती है। तो कंडक्टिविटी जो है बेसिकली घट जाती है। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? अगली चीज समझो, लैम्डा एम। अब लैम्डा एम होता क्या है, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। ऐसे ही लैम्डा इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एन की बात करते हैं। ये मोलैरिटी होती है कहीं ना कहीं, मोलैरिटी, ठीक है। अब चीजों को थोड़ा तरीके समझना, हुआ क्या है, अब इसको समझो कि अगर मैंने यहां पर 1 लीटर गैस देखा तो यहां पर बेसिकली क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ आयंस कहीं ना घट रहे हैं। अब इस चीज को समझो, अगर नंबर ऑफ आयंस वहां पर क्या होंगे, घट जाएंगे। अरे वैसे पहले तो फॉर्मूले समझ लो, रुको, फॉर्मूले समझो कि m बराबर क्या है, m बराबर या c बराबर क्या होता है, n/b, ठीक है। तो लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ आयन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा, लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो सिंपल सी चीज है, लैम्डा एम को अगर बढ़ाना है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, मतलब डाइल्यूशन अगर मैं करूंगा तो वहां पर लैम्डा एम बढ़ता है। क्लियर है? सिमिलर चीज आप इसके लिए भी कह सकते हो, इसके लिए लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए। लेकिन इस चीज को हम सॉल्यूशन के अंदर कैसे समझे, फील जिसकी बात करते हैं तो फील कैसे आएगी। एक सॉल्यूशन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन क्या हुए, घटे हैं। और हम ये जानते हैं कैटाइन और एनायन के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पहले क्या थे, नंबर ऑफ आयन ज्यादा थे तो एक आयन दूसरे आयन को क्या करेगा, कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन नंबर ऑफ आयन कम होने की वजह से एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि वहां पर डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ेगी, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। और अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो आपको पता आसानी से वो फ्लो कर सकता है सॉल्यूशन के अंदर, और फ्लो की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी अपन को मिलती है। मतलब मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली बढ़ जाती है डाइल्यूशन करने पर। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। बाकी आप फॉर्मूले से चीजों को समझ सकते हो, फॉर्मूले से पता ही आपको कि लैम्डा एम जो होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी होता है। सी की वैल्यू में क्या रख सकता हूं, n/v। तो यहां पर लैम्डा एम बराबर क्या हुआ, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई n इंटू बी। v और लैम्डा एम क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पर हो जाते हैं। ये चीज अपन को देखने को मिली है सॉल्यूशन के अंदर। क्या हमको ये चीज क्लियर हुई? बाकी की जो चीज आपको डाउट आएगी तो अगली क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। एक चीज और है, एक एस्पेक्ट और है अपन को कि इसके कुछ यूज होते हैं, ठीक है। अल्फा का कुछ फॉर्मूला होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ग्राफ के बारे में चर्चा करनी है मुझे, ठीक है। और मुझे सॉल्युबिलिटी के बारे में आपसे चर्चा करनी है, तो उसको हम चर्चा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर के अंदर। बाकी एक चीज है जो मुझे आपसे बात करनी है कि आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड नहीं करोगे तो डीपीपी कहां मिलेगी? अरे डीपीपी तो चाहिए हमको। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना क्वेश्चन की तब तक हमारे दिमाग में क्लैरिटी आएगी नहीं क्वेश्चन की, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी चीज है, क्लैरिटी अगर चाहिए कंसेप्ट में तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करोगे? सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करोगे, जनरल डिटेल्स फिल करोगे, उसके बाद में आपको कोर्स के लिए एनरोल करना पड़ेगा। कैसे करोगे?
कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम के वाले ऑप्शन को टिक करना, उसको टिक करने के बाद में टॉपर नीट को टिक करना, उसके बाद में अपन को यहाँ पर 12th क्लास टिक करना है। देन यू कैन गो टू द केमिस्ट्री ऑप्शन। केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाओगे, जो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें जाना, या फिर आपको जिस भी चैप्टर की डीपीपी चाहिए उसमें जाना, उसमें जिस लेक्चर की डीपीपी चाहिए वहां पे जाओगे, वहां पर आपको डाउनलोड मटेरियल चीज दिखेंगे। डाउनलोड मटेरियल में आपको दो दिखेंगे, एक तो एनोटेड पीपीटी और एक डीपीपी दिखेगी। आपको डीपीपी चाहिए डीपीपी लो, आपको एनोटेड पीपीटी चाहिए एनोटेड पीपीटी लो, या फिर आपको दोनों चाहिए तो दोनों लो। आपको लेक्चर देखना है लेक्चर मिलेगा। केमिस्ट्री सीखनी है, आजा बॉस सिखा दूंगा, ठीक है। तो बाकी जैसा मैं हर लेक्चर के लास्ट में आपसे कहता हूं, पढ़ो अच्छी तरीके से पढ़ो, मन लगा के चीजों को करो और अच्छी तरीके से अपन को एग्जाम को क्रैक करना है। बाकी हमारी जो टीम कहती है, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल एंड थैंक यू वेरी मच।